हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का एक टॉपिक देखेंगे, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग पहले मेथड देखेंगे, उसके बाद फिर ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए AKTU में ये सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें पहला क्वेश्चन ये देखिए AKTU में 2 बार पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये भी 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 बार पूछा गया है। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए देखेंगे। अगर इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको उम्मीद है कि उसको कर लेंगे, है ना। ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए तो कॉन्सेप्ट आपको मेथड क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन आएंगे उनको ट्राई करिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मेथड देखते हैं, क्या है ये मेथड। देखिए मेथड है सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यह जो एक सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म की है। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है d2y/x²। इसके साथ इंटू में कुछ नहीं रहेगा, प्लस p इंटू dy/dx प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू r। तो वेरिएबल कोफिशिएंट की कई मेथड हैं, उनमें से ये आपका चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक मेथड है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल का। जैसे आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर हो गया, चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके का ही है। तो BS 203 में तो केवल 3 मेथड हैं, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और काची-यूलर इक्वेशन, ठीक है, 3 तरीके की हैं। तो हम लोग आज इसमें देखेंगे चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका देखते हैं कॉन्सेप्ट। तो ये सेकंड ऑर्डर की स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यानी हम जब भी कंपेयर करेंगे तो इसी से कंपेयर करेंगे। क्या d2y/x² प्लस p dy/dx प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू 0 दिस इक्वल टू r। अगर इस फॉर्म की नहीं है तो पहले हम इस फॉर्म में बना के p q r की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए तरीका क्या है, कैसे चेंज करेंगे हम लोग। तो इसमें x क्या कहलाता है, x कौन सा वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। जिसको डिफ्रेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ इसको चेंज करना है, x को चेंज करना है। तो सपोज x को हम z में चेंज कर लेते हैं। सो चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z सच एज, किस तरीके से चेंज करेंगे, तो dy/dx, यहाँ dy/dx है, हमको dy/dz चाहिए। तो हमने क्या किया, dy/dx को dy/dz इंटू dz/dx लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, dz कैंसिल होकर फिर dy/dx ही हो जाएगा। तो dy/dx को ऐसा लिखा जा सकता है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, d2y/dx², इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लो। सो d/dx और ये पूरा, ठीक है। अब इसमें फंक्शन टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव। तो फंक्शन टू फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो d2y/dz² इंटू dz/dx। ये कैसे हो गया, देखिए क्या करना है, d/dx, इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो जब पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो इसको लिख सकते हैं d/dx dy/dz। अब जरा इसको देखिए क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं d, यहाँ dz करो, यहाँ dz/dx कर लो। तो d/dz और ये हो जाएगा आपका dy/dz इंटू में dz/dx, ऐसा लिखा जा सकता है। देखो ये dz कैंसिल होगा, ये वाला यही हो जाएगा। तो d/dx को ऐसा लिख सकते हैं d/dz इंटू dz/dx। ये dz कैंसिल होकर d/dx बचेगा और dy/dz है ही है। अब ये देखिए, ये इसका z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, इतना क्या हो जाएगा, यहाँ z है ना, ये हो जाएगा आपका d2y/dz², इसकी वैल्यू हो गई, और इंटू में dz/dx हो गया है ना, इंटू dz/dx। तो ये आ जाएगा पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव dy/dz का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो कैसा होता है, सिंपली इसको आप डेरिवेटिव कर लो। तो सेकंड डेरिवेटिव इसका हो जाएगा d2y/dz², चूँकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसलिए dz/dx और इंटू में आएगा। कैसे हुआ अभी आपने करके बता दिया, इंटू सेकंड फंक्शन dz/dx प्लस फर्स्ट फंक्शन dy/dz इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d2z/dx²। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ ऑलरेडी x है, तो इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव d2z/dx², ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लो पहले वाले में,
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपान डी जेड। अब देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर और डी वाई अपान डी एक्स इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख लीजिए इस इक्वेशन में। डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख लो और डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू रख लो, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखिए डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये निकली है इतनी, ये इतनी वैल्यू है, ये रख लिया डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की जगह प्लस पी इंटू डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू ये है डी वाई अपान डी जेड इंटू डी जेड अपान डी एक्स और प्लस क्यू दिस इक्वल टू आर प्लस क्यू इंटू वाई दिस इक्वल टू आर है ना, प्लस क्यू इंटू वाई दिस इक्वल टू आर। तो अब क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको जेड के फॉर्म में की इक्वेशन बनाना है, यानी डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर फिर डी वाई अपान डी जेड के जो भी टर्म है वो इकट्ठा कर लेंगे। तो देखिए डी जेड अपान डी एक्स होल स्क्वायर डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर। अब इन दोनों में डी देखिए ये डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर है, अगला डी वाई अपान डी जेड चाहिए, तो इन दोनों में डी वाई अपान डी जेड के कोफिशिएंट कंपेयर कर मतलब इकट्ठा कर लो। तो डी वाई अपान डी जेड एक यहाँ पर है, एक ये है डी वाई अपान डी जेड, तो इन कॉमन ले लीजिए, डी वाई अपान डी जेड कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या बचा डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड अपान डी एक्स डी वाई अपान डी जेड दिस इक्वल टू कितना क्यू प्लस क्यू वाई इंटू आर दिस इक्वल टू आर। ठीक है, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म का बनाओ, मतलब यहाँ डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये ना हो तो इस क्वांटिटी से पूरे को डिवाइड कर लो, पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर लो। तो डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा इतना अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर डी वाई अपान डी जेड प्लस क्यू अपान डी जेड अपान डी एक्स होल स्क्वायर दिस इक्वल टू आर अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, जेड के लिए जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा डी टू वाई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस P1, इसको हमने P1 मान लिया, इसको हम लोगों ने P1 मान लिया और इसको Q1 मान लिया, Q1 इंटू वाई है ना, इसको Q1 मान लिया और इसको R1 मान लिया। सो P1 डी वाई अपान डी जेड प्लस Q1 इंटू वाई दिस इक्वल टू R1। ठीक है, जहाँ पर P1 की वैल्यू क्या है, ये आपकी P1 हो गई डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये Q1 की वैल्यू है, Q1 की वैल्यू Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर और R1 की वैल्यू R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो आपको जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करना होगा तो डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख लेंगे जहाँ पर P1 Q1 और R1 की ये वैल्यू याद रखना होगा। ठीक है, अब कहोगे ये कैसे याद होगा, इतनी बड़ी वैल्यू कैसे याद रखेंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि यहाँ पर आपने डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर से डिवाइड किया था, यानी हर एक के टर्म में P1 Q1 और R1 तीनों के डिनोमिनेटर तो डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। Q1 में Q अपान है, R1 में R अपान, तो ये भी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है P1 की। P1 के न्यूमरेटर में थोड़ा सा बड़ा टर्म है, तो इसको भी याद करने के लिए बहुत आसान तरीका है। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फार्म की है ये, बस यही लिख लो, इसमें y की जगह z कर दो, इसमें y की जगह z कर लो, तो कितना हो जाएगा डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स, यही तो लिखा है यहाँ पर, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स। ठीक है, तो P1 भी याद हो गया। P1 क्या हुआ याद कि वही जो स्टैंडर्ड फार्म की इक्वेशन है इसमें यही इतना लिख देंगे, इतना पोर्शन, और उसमें y की जगह z कर देना है बस, तो आपका ये न्यूमरेटर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में तो डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत आसान है याद करना। ठीक है, Q1 की वैल्यू Q अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, R1 की वैल्यू R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, और P1 की वैल्यू डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स और डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, तो इसको आप यही से कर लीजिएगा, है ना, कि यही वाला टर्म ले लो, बस y की जगह z कर लीजिएगा, y की जगह z कर लो। तो आप ये पूरा मत ले लीजिएगा, Q वाला नहीं शामिल, क्योंकि P1 निकालें तो इतना जहाँ तक P है यहाँ तक है P की रेंज, तो P का ले लो, अगला तो ये Q आ जाता है तो ये हो ही नहीं सकता, ये R है, तो यानी P वाला टर्म केवल हमको लेना है। तो ये हो जाएगा आपका डी टू जेड अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके P1 Q1 और R1 की वैल्यू आपको याद रखना है। फिर क्या करना है, Q1 को कांस्टेंट ले लीजिए, टेकिंग Q1 इक्वल टू कांस्टेंट वी गेट, तो x और z के बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग Q1 को कांस्टेंट ले लिया, फिर P1 और R1 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या आता है,
तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉल्व बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। और ये इक्वेशंस दी है, ये देखिए एक ट्यू में 21-22 और 21-22 में पेपर कोड KS 203 और RS 203 में पूछा गया है ना। क्वेश्चन अच्छा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब d2y/x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए उसके साथ। तो यानी इस 1 + x² से पूरे को डिवाइड करेंगे। तो ये तो गिवन इक्वेशन है, फिर इससे डिवाइड कर लो, 1 + x का होल स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ एक पावर है, ये अपान में बचेगा, होल स्क्वायर से डिवाइड करें तो अपान में 1 + x बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा और dy/dx प्लस y/1 + x का होल स्क्वायर, ब्लर आ रहा है, ठीक है, ये dy/dx का होल स्क्वायर 1/1 + x का होल स्क्वायर इंटू वाई, दिस इक्वल टू 4 cos log 1 + x/1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहा गया। तो अब इसको कंपेयर कर लो। तो हियर p इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, d2y/x² + p dy/dx + q इंटू वाई, दिस इक्वल टू r। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इससे जब कंपेयर करोगे तो ये p हो जाएगा। सो p इज इक्वल टू 1/1 + x, q इज इक्वल टू ये q हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू r की हो जाएगी 4 cos log 1 + x/1 + x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब हम लोग चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने जा रहे हैं। चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z, x को किससे चेंज कर रहे हैं, z से। तो सच एज इक्वेशन क्या बन जाएगी अब, ये d2y/dz² + p1 dy/dz + q1 इंटू वाई, दिस इक्वल टू r1। ये नई इक्वेशन बन जाएगी। जब आप z में चेंज करोगे तो इसी टाइप की एक नई इक्वेशन आ जाएगी, x की जगह z हो जाएगा, और ये p1 q1 और r1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप हर बार लिखोगे, जहाँ p1 की वैल्यू क्या है, d2z/dx² प्लस p dz/dx का होल स्क्वायर, अभी आपने देखा था। q1 की वैल्यू q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू r/dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो p1 q1 और r1 ये तो आपको याद रखना है, अभी फार्मूले में आप देख रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, टेकिंग q1 को हमेशा कांस्टेंट ले लेंगे। तो टेकिंग q1 इक्वल टू, q1 की वैल्यू क्या है, q/dz/dx का होल स्क्वायर, और q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू ये है, तो इतना अपान dz/dx का होल स्क्वायर। सो 1/1 + x होल स्क्वायर अपान dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू, इसको कांस्टेंट माना है। देखिए कांस्टेंट कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा। हम इसको c ले सकते हैं, c² ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ ले लो कि जो सिंपल हो जाए आपकी कैलकुलेशन, है ना, लेकिन रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कांस्टेंट आप c मान लो, c1 मान लो, है ना, c² मान लीजिए, c³ मान लीजिए, है ना, 1 मान लो, 1/2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसा कुछ ले लेंगे कि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ देखो कुछ नहीं है, अगर यहाँ मान लीजिए 8 हो जाता तो हम 8 ले लेते, तो 8 कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, से 1। ठीक है, चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, कोई रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम अपनी, ये देखा है ना, टेकिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हम फ्री है, कैसा भी मान सकते हैं, लेकिन माइनस निगेटिव नहीं मान सकते, क्योंकि अभी अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट के अंदर माइनस, फिर इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। अगर ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही मानना है, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव मानना पड़ेगा। नेगेटिव और कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी ले सकते हैं। तो क्या हुआ, आप देखो इतना माने, तो ये उधर गया, तो dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लीजिए, तो dz/dx इक्वल टू प्लस माइनस 1/1 + x होगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन ले लिया तो ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो dz/x, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका z इक्वल टू 1/x dx, है ना, dx इधर कर लो, फिर इंटीग्रेशन कर लो, तो dz का z हो गया, और ये इंटीग्रल 1/1 + x dx, ये हो जाएगा log x, है ना। इसको अगर t मानोगे तो dx इक्वल टू dt, सो dt/t और का इंटीग्रेशन log t, और t की जगह 1 + x रख लो, तो z इक्वल टू क्या हो गया, log 1 + x। तो ये रिलेशन निकल आया, किसके बीच का रिलेशन, x और z का। जैसे ही आप z इक्वल टू q1 इक्वल टू कांस्टेंट ले लेंगे, तुरंत रिलेशन निकलेगा। अब देखिए हमको ज़रूरत पड़ेगी d2z/dx², तो ये जो आपने माना इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, तो 1/1 + x का होल स्क्वायर, वो भी मतलब इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो -1/1 + x होल स्क्वायर हो जाएगा। अब P1 निकालो, तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू d2z/dx², कहाँ है, ये वैल्यू है d2z/dx² प्लस P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू ये 1/1 + x, P की वैल्यू हो गई, P की वैल्यू 1/1 + x प्लस dz/dx, तो dz/dx निकली है 1/1 + x अपान 1 dz/dx का होल स्क्वायर, तो dz/dx का होल स्क्वायर ये वैल्यू हो गई, सो 1/1 + x होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये क्वांटिटी 1
वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और ये दोनों सेम हो गया, ये माइनस का ये प्लस का 0 आ गया। तो P1 की वैल्यू 0, ध्यान दीजिएगा P1 या तो 0 निकलेगा या कोई भी कांस्टेंट आएगा ना, 5, 8 इस तरीके से कोई भी कांस्टेंट आएगा, वेरिएबल नहीं आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। P1 की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। तो R1 इक्वल टू R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R इतनी क्वांटिटी हो गई, अपान डी जेड अपान डी एक्स ये का होल स्क्वायर ये हो गया, डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर ये हो गया, है ना। R की वैल्यू क्या होती है, R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। R और R की वैल्यू क्या है, ये इतनी वैल्यू पूरी R की है। सो R अपान डी जेड अपान डी एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में जाएगा, इनटू में करेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा, ये कैंसिल हुआ। तो 4 काश लाग 1 प्लस एक्स, और लाग 1 प्लस एक्स की जगह पे जेड लिख सकते हैं, तो ये 4 कास जेड आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इक्वेशन 2 बिकम्स P1 Q1 और R1 निकाल चुके हैं, P1 Q1 और R1 निकाल चुके हैं। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख लीजिए, है ना, इक्वेशन 2 में। तो क्या हो जाएगा, d2y अपान इक्वेशन 2 क्या थी, इक्वेशन 2 ये d2y अपान डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्या आई थी 0, तो 0 हो गया। और Q1 की वैल्यू आपने माना था क्या, Q1 क्या माना था, Q1 देखिए, Q1 को आपने माना था ये Q1 इक्वल टू 1, है ना, Q1 इक्वल टू 1, तो Q1 की जगह 1 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका d2y अपान डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू 0, फिर Q1 इंटू वाई, Q1 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू वाई, दिस इक्वल टू 4 R, दिस इक्वल टू R1 की वैल्यू ये निकली थी 4 काश, R1 की वैल्यू आई थी ये, R1 की वैल्यू 4 काश लॉग 1 प्लस एक्स, ये R1 की वैल्यू हो गई। उसके बाद ये हो जाएगा D2, है ना, D को हम लोग d अपान डी जेड लिख रहे हैं यहाँ पर, तो d अपान डी जेड की जगह कैपिटल D लिख देते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई कॉमन हो गया इसमें, दिस इक्वल टू 4 कास लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स किसके बराबर आया था, जेड के बराबर, जो रिलेशन निकला था जेड इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स, तो जेड की जगह पे लॉग 1 प्लस एक्स की जगह जेड लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस जेड, ठीक है। अब इक्वेशन आपकी आ गई d2 प्लस 1y दिस इक्वल टू 4 कास जेड, ये इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन 3 मान लेते हैं इसको। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का बन गया, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो तो कितना हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें d की जगह m रख के 0 कर लो, तो m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस माइनस आई, और आपको पता है रूट कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रूट कैसे आ गए, कॉम्प्लेक्स नंबर, और आपको पता है रूट अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा हूँ तो CF की वैल्यू क्या होती है, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 इंटू साइन बीटा एक्स, ठीक है, साइन बीटा एक्स, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर रूट हमारा क्या आया था, 0 प्लस माइनस क्या रूट आया है, 0 प्लस माइनस आई, रूट आया आपका 0 प्लस माइनस आई, तो आपका CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0, ई पावर 0 इंटू जेड, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ जेड है, तो ई पावर 0 इंटू जेड, और हो जाएगा C1 कॉस बीटा की वैल्यू क्या है 1, C1 कॉस जेड प्लस C2 इंटू साइन जेड, C2 साइन जेड, क्योंकि बीटा की वैल्यू 1 है ना। x की जगह फार्मूले में अब यहाँ d का मतलब है d अपान डी जेड, तो x के बजाय z लिखेंगे, ठीक है। तो ई पावर 0 की वैल्यू तो 1 हो गई, तो C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड, ये आ गया C1 कॉस जेड, तो CF इक्वल टू C1 कॉस जेड प्लस C2 साइन जेड, PI इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1 4 कॉस जेड, है ना, ये है 4 कॉस जेड, तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1 ये वाला लिखा जाएगा अपान में, इंटू जैसे y की वैल्यू निकालो तो y इक्वल टू ये अपान में आ गया, तो 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 4 कास जेड, तो इसमें 4 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, और कास वाले केस में क्या रखते हैं, कास वाले केस में हम लोग डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ये फार्मूला है। तो a की वैल्यू कास ए जेड से कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है 1, है ना, ये ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन है, तो यहाँ d की जगह पे a की वैल्यू कास ए जेड होता है, तो a की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन मतलब -1 प्लस 1 0 आ गया। अगर डिनोमिनेटर 0, ठीक है, तो क्या करना है, डिपेंडेंट जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करके इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z के टर्म में है, तो z से मल्टीप्लाई और इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो कितना हो गया 1 अपान 2d इंटू कॉस जेड, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2z इंटू 1 अपान डी कॉस जेड। 1 अपान डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन, d मतलब डिफ्रेंशिएशन, 1 अपान डी का मतलब इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन, तो cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin z, सो 2z इंटू साइन जेड। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो y इज इक्वल टू c1 इंटू कॉस जेड प्लस c2 साइन जेड और प्लस 2z साइन 2z। अब z की वैल्यू क्या है, log 1 प्लस एक्स, तो c1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस c2 साइन log 1 प्लस एक्स प्लस 2 इंटू जेड का मतलब log 1 प्लस एक्स इंटू साइन जेड का मतलब है log 1 प्लस एक्स। ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लगी हुई है, EKTU में कब कब पूछा गया है। द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड मेंशन कर देंगे कि इसको किससे करना है, ठीक है। नहीं मेथड मेंशन नहीं है तो चाहे जिससे करो, अगर मेथड मेंशन है और आपने दूसरे से कर दिया तो 0 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन ये दी है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या चाहिए, इसके साथ कुछ 1 होना चाहिए केवल, तो इसका मतलब x से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको x से डिवाइड कर लो, तो d2y/x² प्लस x से डिवाइड करोगे तो इतना पानी x का मतलब 4x माइनस 1/x dy/dx प्लस 4x क्यूब है तो ये x² बचेगा, डिवाइड करोगे x से तो 4x² इंटू वाई, ये भी 2x² बचेगा। अब कंपेयर कर लो, तो हियर p इज इक्वल टू d2y/dz² प्लस p dy/dz प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू r, तो ये वैल्यू p हो गई और ये वैल्यू q हो गई और ये वैल्यू r। सो p इज इक्वल टू 4x माइनस 1/x, q इज इक्वल टू 4x² और r इज इक्वल टू 2x²। अब चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z सच दैट, ये इक्वेशन बन जाती है d2y/dz²। अब ये z में z की इक्वेशन बन जाएगी d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 इंटू वाई दिस इक्वल टू r1। ये इतना चीज़ आपको याद रखना है ना, ये इक्वेशन आ जाएगी z के टर्म्स की, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के टर्म्स की। सो इसमें p1 और q1 r1 की वैल्यू क्या है, p1 इक्वल टू d2z/dx² प्लस p dz/dx का होल स्क्वायर है ना, ये वैल्यू तो अभी स्टार्टिंग में आप याद ही कर लिए थे, ठीक है। तो अब वैल्यू रख लीजिए इसमें, अब क्या करना है, हमें एक रिलेशन निकालना है x और z का, तो उसके लिए क्या होगा, टेकिंग q1 इक्वल टू कांस्टेंट, हमेशा q1 को कांस्टेंट ले लेंगे, q1 को कांस्टेंट। सो q1 इक्वल टू क्या है, q/dz/dx का होल स्क्वायर और q की वैल्यू कितनी है 4x², सो 4x²/dz/dx का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, हमने बताया इस यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव है तो निगेटिव लेंगे। अब इसको कुछ भी ले सकते हैं, c ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, यहाँ 4 था तो इसलिए हमने 4 ले लिया ताकि 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप 1 लोगे तब भी रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा, ठीक है। और c ले लेंगे तब भी रिजल्ट फाइनल आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन माइनस, जैसे ये प्लस है तो प्लस का ही लेना पड़ेगा, तो अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसके लिए कुछ आप मान लीजिए। तो अगर 4 ले लें तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो dz/dx ये उधर गया, तो dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा, x² बचेगा, अंडर रूट ले लो तो dz/dx इक्वल टू प्लस माइनस x, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन यहाँ पर ले लो, तो फिर इंटीग्रेशन का dz इक्वल टू x dx हो गया, फिर इंटीग्रेशन कर लो तो dz का z हो गया, z इक्वल टू x dx का x²/2 हो गया। तो ये रिलेशन आ गया किसके बीच में, x और z का, और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2z/dx² की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम लोग p1 निकालते हैं, तो p1 की वैल्यू क्या है, d2z/dx² है ना, ये है d2z/dx² की वैल्यू 1 प्लस p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू देखिए, p की वैल्यू ये है 4x माइनस 1/x, तो रख लीजिए, तो प्लस p इंटू dz/dx, फार्मूला है dz/dx की वैल्यू x हो गई अपान dz/dx का होल स्क्वायर, dz/dx का होल स्क्वायर x² हो गया। अब देखिए x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4x² माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल, अपान में x² है तो 1 कैंसिल, फिर x² भी कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो p1 की वैल्यू हमने बताया या तो 0 आएगी या कांस्टेंट आएगी। सो r1 इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर, r की वैल्यू देख लो, r की वैल्यू 2x² है, सो 2x² अपान dz/dx का होल स्क्वायर कितना है, dz/dx का होल स्क्वायर x² के बराबर है, तो x² भी कट गया, ये वैल्यू 2 आ गई। तो p1 q1 r1 की वैल्यू निकल आई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, इक्वेशन 2 में ये सारी वैल्यू रख लेंगे p1 q1 और r1 की। तो p1 की वैल्यू क्या आई है, p1 की वैल्यू 4 आई है, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, q1 की वैल्यू आपने 4 माना है और r1 की वैल्यू 2 आई है, r1 की वैल्यू 2 आई है। तो ये सारी वैल्यू रख के इक्वेशन 2 में रख दीजिए। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, तो क्या हो जाएगा, d2y/dz² प्लस 4 dy/dz प्लस 4y इक्वल टू 2, ठीक है। अब
डी अपान डी जेड को कैपिटल डी मान लो, तो ये डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 आ गया, वाई कॉमन ले लिया, दिस इक्वल टू 2। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया, तो इसका सी एफ पी आई निकाल के सोल्यूशन निकालेंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें डी की जगह एम रख के जीरो कर लो, तो एम स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 दिस इक्वल टू 0। तो इसके ये हो जाएगा m प्लस 2 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, m इक्वल टू -2 ठीक है। दो सेम रूट हो जाए तो सी एफ क्या होगा, अगर सेम रूट हो, ठीक है, मान लीजिए कि रूट अगर m कामा m दो सेम रूट हैं तो सी एफ क्या होता है, c1 प्लस c2, सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2x, दूसरे वाले में x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, c1 प्लस c2x इंटू ई पावर mx हो जाएगा, ई पावर mx ये हो जाएगा। अगर दो सेम रूट हैं है ना, दो सेम रूट हैं तो c1 प्लस c2x ई पावर mx हो जाएगा। अगर तीन रूट सेम हैं, सपोज m चलो चार रूट सेम हैं, अगर चार रूट सेम हो गए एकदम सेम वैल्यू तो क्या हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 प्लस c4 तक जाओ, इसमें x से एक मल्टीप्लाई करते जाओ, प्लस c2x स्क्वायर आ जाएगा प्लस c3 इंटू एक्स क्यूब, सॉरी c1 c2 c3 और ये c4, ठीक है। फोर वैल्यू है m की तो 4 कांस्टेंट आ जाएंगे, जब 4 आ जाए तो रुक जाओ। तो सब में एक x बढ़ता रहेगा, पहले में x की पावर 0 मतलब 1, फिर x, फिर x स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब इंटू ई पावर, तीन सारे बराबर हैं तो ई पावर mx हो जाएगा, ई पावर mx। तो यहाँ रूट क्या है आपका -2 कामा -2, तो सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू c1 प्लस c2z, x की जगह z है यहाँ, इंटू ई पावर -2z, ई पावर -2z, ये सी एफ आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो सी एफ की वैल्यू आपने निकाल लिया कितना, c1 प्लस c2z ई पावर -2z। पी आई निकालो, पी आई इज इक्वल टू 1 अपान डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू 2 है, सॉरी यहाँ 2 आ गया। अब देखिए 2 है तो 2 के साथ में कांस्टेंट वाले के साथ में हम लोग ई पावर 0 इंटू जेड लिख सकते हैं, क्योंकि ई पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो अब ये 2 कांस्टेंट हो गया, इसको इधर कर लिया, और फिर एक्सपोनेंशियल में रूल क्या होता है कि डी की जगह ए रख लेते हैं, ई पावर ए जेड से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू ये हो गई, और तो डी की जगह ए रख लें, अगर ये 0 नहीं हो जाता है तो यहीं सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। तो डी की जगह ए रख लो, डी की जगह 0 रख लो, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 4 इंटू ई पावर 0z, है ना। अब ई पावर 0 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2/4 का मतलब 1/2, तो पी आई की वैल्यू 1/2 हो गई। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो y इज इक्वल टू c1 प्लस c2z ई पावर -2z, ये सी एफ हो गया प्लस 1/2 पी आई हो गया। लेकिन आपको z के टर्म में थोड़ी देना है, आंसर देना है x के टर्म में। तो रिलेशन क्या निकला था z और x के बीच का, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2, है ना, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2, यानी 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो c1 प्लस c2, z की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपान 2 इंटू ई पावर -2z की जगह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 2z की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये आंसर आ गया है, ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, BS 2023 में पूछा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड, ठीक है। तो पूरा मेथड आपको क्लियर ही है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे, मतलब d2y/x² के साथ इंटू में केवल 1 हो, तो यानी x से हम पूरे को डिवाइड कर लेंगे, तो x से डिवाइड किया तो d2y/x² माइनस 1/x dy/dx, और एक x से डिवाइड करोगे तो -4x² इंटू वाई, दिस इक्वल टू 8x³ है, तो x² बचेगा, x से डिवाइड करोगे sin x²। इक्वेशन 1 ये स्टैंडर्ड फार्म की हो गई। स्टैंडर्ड फार्म की हो गई तो कंपेयर कर लो, ये आपका p हो जाएगा, चिन्ह का ध्यान रखिएगा, चिन्ह सहित लेना है, ठीक है। d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू r, ये स्टैंडर्ड फार्म है। तो p की वैल्यू -1/x, q की वैल्यू -4x², q की वैल्यू -4x², और z की r की वैल्यू ये हो गई 8x² इंटू sin x²। अब x को z में चेंज करते हैं, तो चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x to z सच एज, तो नई इक्वेशन आपकी हो जाएगी d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 इंटू वाई दिस इक्वल टू r1, जहाँ पर p1 q1 r1 क्या है ये, वेयर p1 इक्वल टू d2z/dx² प्लस p dz/dx का होल स्क्वायर, और q1 इक्वल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर, r1 इक्वल टू r/dz/dx का होल स्क्वायर। अब x और z के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हमेशा q1 को कांस्टेंट ले लेते हैं, तो टेकिंग q1 इक्वल टू कांस्टेंट, सो q1 इक्वल टू q/dz
डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ये फार्मूला है, और क्यू की वैल्यू क्या है -4x²। सो -4x² अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको मानना है, हमने बताया कि अगर ये निगेटिव है तो माइनस के साथ मानेंगे, ठीक है। यहाँ 4 था तो 4 मान लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर निगेटिव है तो माइनस माना तो कंपलसरी है, अब इसको चाहे 4 की जगह 1 या सी या कुछ भी मानो, ठीक है, सब किससे रिजल्ट एक ही आएगा, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए हम लोग इसको यहाँ पर यहाँ 4 ले लेते हैं। माइनस है तो माइनस का तो लेना ही पड़ेगा, और कुछ जो भी लेना हो चाहे 1 ले लें, 2 ले लें, 4 ले लें, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमने 4 कंसिडर कर लिया अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, -4 कैंसिल, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू x² आ जाएगा। अंडर रूट ले लो तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू +-x, टेकिंग पॉजिटिव साइन तो आपका x आ जाएगा। फिर डी जेड इक्वल टू एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कर लो तो जेड इक्वल टू x² अपॉन 2 है ना, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन x² अपॉन 2, ये निकल आया x और z के बीच का रिलेशन। एंड इसका एक बार और डेरिवेटिव कर लो तो d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब p1 की वैल्यू निकाल लो तो p1 इक्वल टू क्या होता है, d2z अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर जो कि 1 आया है, तो 1 प्लस p की वैल्यू क्या है -1 अपॉन x, p की वैल्यू -1 अपॉन x इंटू q की वैल्यू इंटू डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू x हो गई, अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, x² हो गया अपॉन में। तो देखिए x कैंसिल -1 0 आ गया, p1 की वैल्यू 0, p1 की वैल्यू या तो 0 आएगी या कांस्टेंट आएगी। तो r1 इक्वल टू r अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये वैल्यू r की है, r की वैल्यू देखो दिखा देते हैं, r की वैल्यू ये है 8x² sin x², r की वैल्यू है तो 8x² sin x² अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x², तो ये x² कैंसिल हो जाएगा, 8 sin x² आ जाएगा, और x² की जगह 2z लिख सकते हैं, x² की जगह 2z लिख सकते हैं, तो 8 sin 2z आ गया r1 की वैल्यू। अब p1 q1 और r1, q1 की वैल्यू क्या है -4, p1 की वैल्यू 0 और r1 की वैल्यू 8 sin 2z, ये सारी वैल्यू उठा के जो इक्वेशन 2 है इसमें रख दीजिए। तो p1 0 है, q1 की वैल्यू है -4, q1 की वैल्यू -4 और r1 की वैल्यू क्या निकली है 8 sin 2z। तो ये सारी वैल्यू उठा के रख लोगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन 2 बिकम्स, सो d2y पान डी जेड स्क्वायर dy पान डी जेड का 0 है, -4 इंटू वाई दिस इक्वल टू 8 sin 2z। अब डी अपान डी जेड को कैपिटल D मान लीजिए, तो ये हो जाएगा d2 है ना, ये हो जाएगा d² -4, y इकट्ठा कर लो, y कॉमन ले लो, d² -4 y दिस इक्वल टू 8 sin 2z। इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालो, तो आज ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें d की जगह m रख के 0 कर लो, तो m² -4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू +-2। तो देखिए यहाँ पर दोनों रूट डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट रूट के लिए CF क्या होता है, देखिए अगर रूट m1 और m2 दोनों डिस्टिंक्ट हैं तो CF क्या होता है, CF इक्वल टू C1e पावर m1x प्लस C2e पावर m2x, अगर दोनों अलग अलग हैं तो। अगर एक √2 और एक 3 है तो CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल टू C1e पावर 2z, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो, है ना, तो प्लस C2 इंटू e पावर 3z, ये फार्मूला हो जाएगा। तो लगाइए फार्मूला यहाँ पर, तो यहाँ पर रूट प्लस एक 2 है, दूसरा -2 है, तो CF इक्वल टू C1e पावर m1 को अगर -2 मान लिया तो m1z प्लस C2e पावर m2z, क्लियर हो गया होगा। PI इज इक्वल टू, यहाँ से y की वैल्यू निकालो, ये अपान में आ गया, सो PI इज इक्वल टू 1 अपान d स्क्वायर, PI इज इक्वल टू 1 अपान d² -4 इंटू ये हो जाएगा 8 sin 2z। 8 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 1 अपान अब देखिए साइन के लिए क्या रूल होता है, साइन के लिए होता है, साइन और कोसाइन के लिए कि d² की जगह a² विद नेगेटिव साइन रखते हैं। तो अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं आता है तो हम लोग ऑपरेट कर देंगे, अगर आता है तो डिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई और d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो रख के देखते हैं, यहाँ -4 है तो d² की जगह केवल d² की जगह रख पाएंगे, साइन और कोसाइन के लिए d और d³ इन सब में कुछ नहीं रख पाएंगे, है ना। d³ को d² इंटू d लिख सकते हैं, तो d² की जगह रखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका d² की जगह a² का साइन az, a की वैल्यू हो गई, तो ये हो जाएगा आपका a² विथ नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा -4 मिला के -8, ये कैंसिल, और ये आ जाएगा sin 2z आ गया, है ना, sin 2z आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI,
सो सी एफ की वैल्यू क्या निकली है, C1e⁻²z प्लस C2e⁻²z और प्लस Pi की वैल्यू माइनस साइन 2z आ गया, तो माइनस साइन 2z। अब z इक्वल टू क्या है, x² क्योंकि आंसर z के टर्म में लाना है, यही ना आंसर छोड़ दीजिएगा, नहीं नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो z इक्वल टू x², तो यानी 2z इक्वल टू x² हो जाएगा। तो सो y इज इक्वल टू C1e⁻²z की जगह x² लिख लिया प्लस C2e⁻²z की जगह x² माइनस साइन 2z की जगह x² कर लिया, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन 4 देखिए, सॉल्व d2y/x² माइनस दिस इक्वेशन बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 2002 और 3 में पूछा गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, नहीं दिया, और PQR की वैल्यू निकालेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, केवल इसके साथ 1 होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट 1, तो ऑलरेडी इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो जाएगा। तो कंपेयर कर लो d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू r से। तो p की वैल्यू क्या हो गई, -1/x, q की वैल्यू 4x², चिन्ह सहित लिखना है, और r की वैल्यू x⁴ हो गई। तो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z सच दैट, अब x को z में चेंज करके, नाम से ही क्लियर है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करके सॉल्व करना है, तो हम लोग x को z में चेंज करके सॉल्व कर लेते हैं, यानी अगली इक्वेशन हो जाएगी आपकी z के टर्म्स की। तो d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1 इंटू वाई दिस इक्वल टू r1, जहाँ पर p1 और q1 की वैल्यू, p1 q1 और r1 क्या है, p1 की वैल्यू d2z/dx² प्लस p dz/dx का होल स्क्वायर, q1 इक्वल टू q/dz/dx होल स्क्वायर, r1 की वैल्यू r/dz/dx का होल स्क्वायर, है ना। तो नाउ टेकिंग q1 इक्वल टू कांस्टेंट, q1 की वैल्यू कांस्टेंट ले लेते हैं रिलेशन निकालने के लिए, x और z के बीच का रिलेशन निकालने के लिए q1 को कांस्टेंट ले लेते हैं। तो q1 इक्वल टू 4x² का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू, ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मानेंगे। अब 4 मान ले तो 4 कैंसिल हो जाएगा। हमने बताया यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं हम, आप c मान लो, c² मान लो, 1 मान लो, 5 मान लो, आंसर सेम आएगा। तो हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा मान लेते हैं, 4 मान लिया तो 4 कैंसिल हो जाएगा। तो dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x, आप यहाँ 1 मान के देखिएगा, 1 मान के लगाओ और आंसर देखिए सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा dz/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू x² हो गया, अंडर रूट ले लो, तो dz/dx इक्वल टू x हो गया, प्लस माइनस x होता है तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो dz इक्वल टू x dx इंटीग्रेशन कर लो, तो z इक्वल टू x dx का इंटीग्रेशन x²/2, तो ये तो x और z का बीच का रिलेशन आ गया। उसके बाद d2z/, इसका एक बार फिर डेरिवेटिव कर लो x के रिस्पेक्ट में, तो d2z/dx² इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब P1 इक्वल टू क्या फार्मूला है, d2z/dx² प्लस p dz/dx, तो d2z/dx² की वैल्यू 1 प्लस p की वैल्यू आई थी -1/x इंटू dz/dx की वैल्यू x है, अपान dz/dx का होल स्क्वायर, x² हो गया अपान में। अब देखिए x कैंसिल, 1 - 1 0 आ गया, P1 की वैल्यू या तो 0 आएगी या कांस्टेंट। सो r1 इक्वल टू r अपान dz/dx का होल स्क्वायर, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है आपकी x⁴ है ना, x⁴। सो दिस इक्वल टू r1 x⁴ अपान dz/dx का होल स्क्वायर, मतलब x² हो गया, तो x² बचा, और x² को 2z लिख सकते हैं, क्योंकि x² को हम 2z लिखा सकता है इस रिलेशन से। बाद में सबको z में चेंज करना होगा, तो r1 की वैल्यू आ गई 2z। अब P1 Q1 और R1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 4 और R1 की वैल्यू 2z रख लो। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में P1 की वैल्यू 0, Q1 की वैल्यू 4 और R1 की वैल्यू 2z रख लीजिए। तो इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी, देखिए इक्वेशन आ गई d2y/dz² प्लस 0 प्लस 4 dy इज इक्वल टू 2z आ गया। अब d/dz को कैपिटल D मान लीजिए, तो हो जाएगा d² प्लस 4y कॉमन हो गया, दिस इक्वल टू 2z। ये आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसका CF/PI निकाल के सॉल्व कर लो। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन AJ कैसे निकलती है, इसमें इसको 0 के बराबर कर लो, d की जगह m कर लो, तो m² प्लस 4 इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 प्लस माइनस 2i। देखिए रूट कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा प्लस माइनस i बीटा का फॉर्म है, तो e पावर अल्फा z, तो e पावर 0 1 हो जाएगा। फिर C1 cos बीटा की वैल्यू 2 है, तो C1 cos 2z प्लस C2 साइन बीटा z, तो बीटा की वैल्यू 2 है। सो C1 cos 2z प्लस C2 साइन 2z, है ना, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे। Pi इज इक्वल टू 1 अपान d² प्लस 4, 1
1/d²+4 इंटू यहाँ से y इसको अपान में करो तो y इक्वल टू 1/d²+4 इंटू 2z। ठीक है, ये पी हो गया। अब देखिए 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और ये पॉलिनोमियल का फार्म है। तो पॉलिनोमियल के लिए क्या रूल लगता है, इसको 1+x का फार्म बनाते हैं, 1+x का फार्म, और इसमें जो भी सबसे लोएस्ट पावर होगी उसको कॉमन लेंगे। अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ 4d होता तो d की जो भी लोएस्ट पावर है यानी पूरा 4d कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन ले लिया तो d² 4 + 1 हो गया। ये किसके लिए, पॉलिनोमियल, अगर ये पॉलिनोमियल है, ये f(x) पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2/4 मतलब 1/2, और इसको ले लो न्यूमरेटर में, तो 1 पहले लिख लो, तो 1 + d² 4 की होल पावर -1 इंटू z। अब देखिए 1 + x की होल पावर -1 होता है 1 - x + x² - x³ + डॉट डॉट, तो x की जगह क्या है d² 4, सो 1 - x + x² - x³ + डॉट डॉट ऐसा, और बाद में ये z लिखा हुआ है। अब z से ऑपरेट कर लो, तो z से यहाँ d तो है नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हुआ 1/2, ये हुआ आपका z को जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया z माइनस ये वाला 1/4 लिख लो, और d2 का मतलब इसका 2 बार डेरिवेटिव, तो इसका तो एक बार 1 दूसरी बार 0 आ जाएगा तो 0 हो गया। आगे d⁴ d�6, तो आगे हायर डेरिवेटिव टर्म्स हैं, तो ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव ही कांस्टेंट आएगा, बाकी सब 0 आ जाएगा, तो आगे के सारे टर्म 0 हो गए। तो कितना हुआ 1/2, और z माइनस ये तो 0 आ गया तो z/2 आ गया। कंप्लीट सोल्यूशन इज y = CF + PI, सो y = CF कितना निकला था, C1 cos 2z + C2 sin 2z + PI की वैल्यू z/2, सो y = अब 2z की जगह x² रख लो, क्या निकला था रिलेशन, z = x²/2 है ना, ये रिलेशन निकला था। इसका मतलब 2z = x², तो 2z की जगह x² हो गया, यहाँ पर x² हो गया, और z की जगह x²/2, तो कितना हुआ C1 cos x² + C2 sin x² प्लस ये हो जाएगा x²/4, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया, और विद कॉन्सेप्ट है ना, फार्मूला भी एक तरीके से पूरा डिराइव हुआ और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, और ये 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया। अब उम्मीद है कि आगे कोई भी क्वेश्चन आएगा इसी मेथड से सारे क्वेश्चन कर लोगे, इतनी प्रैक्टिस आपकी हो गई होगी। ठीक है, तो बस थैंक यू।